हेलो, वेलकम बैक बच्चों। मैं सुनील पांडे आप सबको अपने इस चैनल पांडे सर की क्लास में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने जा रहे कक्षा 8 की पुस्तक अतीत से वर्तमान अध्याय 6 अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष। तो आइए अध्याय शुरू करते हैं। जैसा कि पिछले अध्यायों में हमने देखा और जाना कि भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना कैसे हुई एवं उसने व्यवस्था में क्या परिवर्तन किया, उन परिवर्तन का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा, इसे भी आपने देखा। अंग्रेजी सरकार के कामों से भारतीय समाज का शायद ही कोई हिस्सा ऐसा रहा हो जिसके जीवन में कोई बदलाव नहीं आया। जमींदार, नवाब, राजा, किसान, व्यापारी, शिल्पकार, बुनकर, धनवान इत्यादि, इन सभी लोगों का जीवन अस्थिर हो गया। कई राजाओं के राज्य छिन गए, जमींदारों और नवाबों की जमींदारियां नीलाम हो गई, किसानों की हालत और दयनीय हो गई तथा शिल्पकारों एवं बुनकरों का तो काम ही बंद हो गया। व्यापारी स्वतंत्र रूप से व्यापार नहीं कर पा रहे थे और धनवान लोग व्यापार और छोटे मोटे उद्योगों में जो पैसा लगाकर लाभ कमाते थे वह भी बंद हो गया। इन सब के बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है। अंग्रेजी सरकार से दुखी ये सभी लोग समय समय पर अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीकों से अंग्रेजी शासन का विरोध भी कर रहे थे, मगर उनके विरोध में एकजुटता नहीं थी। छोटे क्षेत्रों में सीमित उनके संघर्ष बड़ी आसानी से सरकार द्वारा दबा दिए जाते थे। फिर 1857-58 में ऐसी क्या बात हुई कि इन्हीं लोगों ने एकजुट होकर अंग्रेजी शासन के खिलाफ एक बड़ा संघर्ष शुरू कर दिया। आप यह तो जानते ही हैं कि कोई भी शासन अपने को बनाए रखने के लिए पुलिस और सेना रखती है। आज भी आप यह देखते हैं। तो कल्पना करें कि यही सेना और पुलिस शासन का विरोध करने लगे तो क्या होगा। सरकार कठिनाई में पड़ जाएगी। 1857 में अंग्रेजी सरकार के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। अंग्रेजी सरकार की सेना में शामिल भारतीय सैनिकों की एक बड़ी संख्या ने शासन का विरोध आरंभ कर दिया। अब सवाल यह उठता है कि वर्षों तक उनके लिए काम करने वाले भारतीय सैनिकों ने ऐसा क्यों किया। तो निश्चित रूप से इन सैनिकों के साथ भी कुछ ऐसी बात जरूर रही होगी जिसने उन्हें विद्रोह करने के लिए उकसाया। आइए अब उन कारणों को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भारतीय सैनिकों की शिकायतें। अंग्रेजों ने भारत में अपना अधिकार भारतीय सैनिकों की मदद से ही स्थापित किया था। जैसे जैसे पुराने भारतीय राज्य समाप्त होते गए, उन राज्यों के लिए काम करने वाले सैनिक भी बेरोजगार हो गए। इस स्थिति में उन्होंने अंग्रेजी सरकार में नौकरी कर ली। उनके लिए यह महत्वपूर्ण नहीं था कि राजा कौन है, उन्हें तो सबों के लिए लड़ाई ही लड़नी थी। बदले में उन्हें वेतन मिलता था। उनके लिए अपना और अपने परिवार का जीवन चलाना ज़्यादा जरूरी था। भारत में अंग्रेजी सरकार की सेना में भारतीयों की संख्या काफ़ी अधिक थी। इसमें भी अवध प्रांत के सैनिक सबसे अधिक थे। अंग्रेजी सेना में काम करने वाले भारतीय सिपाही खुश नहीं थे। उन्हें अंग्रेज सिपाहियों की अपेक्षा बहुत कम वेतन मिलता था, जबकि काम वे बराबर ही करते थे। अंग्रेजी सेना में एक भारतीय पैदल सिपाही को 7 रुपये और घुड़सवार सिपाही को 27 रुपये मिलते थे। दूसरे भारतीय सिपाही चाहे कितने भी अच्छा काम करे, उन्हें हवलदार या सूबेदार जैसे ऊंचा पद नहीं दिया जाता था। ये दोनों पद काफ़ी छोटे होते थे। सेना के सारे बड़े पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित होते थे। सेना के लिए बनाए गए नियमों से भी वे खफा थे। नए नियमों के अनुसार भारतीय सैनिकों को दूसरे देशों के साथ होने वाले युद्धों के लिए समुद्र पार भी जाना होगा, ऐसा प्रावधान किया गया। यह कानून 1856 ईस्वी में बना था। हिंदू धर्म में उस समय समुद्र पार करके दूसरे देशों में जाने को पाप माना जाता था। इसके अतिरिक्त अंग्रेज अफसर और सिपाही भारतीय सैनिकों के साथ बहुत अपमानजनक व्यवहार भी करते थे। आज ही की तरह उस समय की भी अधिकांश सिपाही किसान परिवार से आते थे। जब वे अंग्रेजों की नई भूमि व्यवस्था से किसान बर्बाद होने लगे तो सैनिकों पर भी इसका प्रभाव पड़ा। अतः अंग्रेजी नीतियों से सामाजिक जीवन में जो बदलाव आ रहे थे, सैनिक उससे सीधे तौर पर प्रभावित हो रहे थे।
1856 में एक अंग्रेज अधिकारी गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी से सेना के समाज से जुड़ाव को स्पष्ट करते हुए कहता है कि हमारी सेना देश के किसानों के बीच से बनी है। किसानों के कुछ अधिकार हैं। यदि इन अधिकारों का हनन हुआ तो हम ज़्यादा दिनों तक सेना पर भरोसा नहीं कर सकेंगे। यदि आप भारतीय जनता की संस्थाओं पर आघात करेंगे तो सेना भारतीय जनता की हमदर्द हो जाएगी, क्योंकि वह इसी के बीच से बनी है। किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन का मतलब है किसी न किसी सैनिक के अधिकारों का हनन, क्योंकि हर सैनिक किसी न किसी का या तो बाप होता है, या बेटा, या भाई, या दूर का कोई रिश्तेदार। इसी समय इन सैनिकों के सामने एक बड़ी समस्या आई। यह समस्या थी नए किस्म की इनफील्ड राइफलें। इस राइफल के जो कारतूस होते थे उस पर कागज का एक मोटा खोल चढ़ा होता था। खोल बनाने में गाय, सूअर एवं अन्य जानवरों की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता था। कारतूस में भरने के पहले खोल को दांत से काटकर हटाना पड़ता था। इस बात ने हिंदू और मुसलमान दोनों सैनिकों को उत्तेजित कर दिया। आप जानते हैं कि गाय हिंदुओं के लिए पवित्र है, जबकि सूअर मुसलमानों के लिए वर्जित है। सैनिकों को ऐसा लगा कि अगर वे दांतों से कारतूस के खोल को काटते हैं तो उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। हालांकि इन राइफलों को अंग्रेजी सरकार अपनी सैन्य क्षमता बढ़ाने के लिए लाई थी, परंतु भारतीय सैनिकों को ऐसा विश्वास हो गया कि ये राइफलें और कारतूस उनके धर्म को भ्रष्ट करने के लिए लाई गई थी। सैनिक अन्य कारणों से तो पहले से ही नाराज थे। इस बात ने उन्हें एकदम से भड़का दिया। तो देखते हैं विद्रोह का आरंभ। मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी के एक युवा सिपाही मंगल पांडे ने नए कारतूस और राइफलों को लेने से इनकार कर दिया। दबाव डालने पर उसने अपने अफसर पर हमला कर दिया। उसे गिरफ्तार करके तुरंत फांसी पर लटका दिया गया। इसके कुछ दिनों के बाद मेरठ छावनी के 90 सैनिकों ने भी ऐसा ही किया। उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया एवं 10 वर्षों की सजा सुनाई गई। इस घटना ने उस छावनी के सभी भारतीय सैनिकों को भड़का दिया। 10 मई 1857 को उन्होंने पूरी छावनी में विद्रोह कर दिया। उन्होंने अपने साथियों को छुड़ाया, अपने अफसरों की हत्या कर दी एवं शस्त्रागार लूट लिए। उन्होंने छावनी से निकलकर मेरठ शहर में भी अंग्रेजों और उनके समर्थकों के साथ लूटपाट की। सैनिकों ने सरकारी खजानों को भी अपना निशाना बनाया। फिर वे दिल्ली की ओर निकल गए। दिल्ली पहुंचकर उन्होंने शहर में लूटपाट मचाते हुए अंग्रेजी सरकार के प्रशासनिक केंद्रों को ध्वस्त कर दिया। पूरे शहर में अराजकता की स्थिति बन गई तथा अंग्रेजों के नियंत्रण से दिल्ली शहर निकल गया। इन विद्रोही सिपाहियों ने मुगल बादशाह को अपना नेता घोषित किया था तथा अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध उन्हीं के निर्देशन में संघर्ष चलाने का फैसला लिया। सैनिकों के इस कार्य में खास बात यह रही कि मेरठ और दिल्ली दोनों शहरों में शहरी लोगों का एक बड़ा वर्ग उनका साथ दे रहा था। तो आइए अब देखते हैं बगावत फैलने लगी। जैसे जैसे दूसरी सैनिक छावनियों एवं जमींदारों, किसानों तथा शहरियों को मेरठ और दिल्ली की घटनाओं का पता चला, वे लोग भी अंग्रेजी सरकार के विरोध में सक्रिय होने लगे। यह खबर कि दिल्ली पर से अंग्रेजों का अधिकार खत्म हो गया है एवं मुगल बादशाह ने भी भारतीय सैनिकों को अपना समर्थन दिया है, अंग्रेजी सरकार से असंतुष्ट सभी लोगों को एक बड़े अवसर की तरह दिखी। ज़्यादातर असंतुष्ट राजाओं, नवाबों और जमींदारों ने यह महसूस किया कि अगर भारत में फिर से मुगल बादशाह का शासन आ जाएगा तो वे पहले की तरह बेफिक्र होकर अपना काम कर सकेंगे। इसलिए अगले कुछ महीनों में लगभग पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजी सरकार का विरोध शुरू हो गया। प्रत्येक जगह सैनिकों ने विद्रोह आरंभ कर दिया और लोगों ने उनका समर्थन किया। इन विद्रोहों का नेतृत्व या तो जमींदार या नवाब कर रहे थे या फिर वैसे राजा जिनका राज्य अंग्रेजों ने छीन लिया था। दिल्ली के बाद कानपुर, लखनऊ, झांसी, आरा इत्यादि जगहों पर विद्रोहियों ने अंग्रेजी शासन को लगभग समाप्त कर दिया। कानपुर में मराठों के आखिरी पेशवा बाजीराव द्वितीय के दत्तक पुत्र नाना साहब ने इसका नेतृत्व किया। अंग्रेजों ने इन्हें मिलने वाली पेंशन बंद कर दिया था। इनके प्रमुख सहयोगी तात्या टोपे और अहमदुल्लाह थे। लखनऊ में बेगम हजरत महल, जिनके राज्य अवध को अंग्रेजों ने हड़प लिया था, विद्रोह का नेतृत्व कर रही थी। इनका समर्थन यहाँ के किसानों ने बड़े पैमाने पर किया। विद्रोह का एक और बड़ा केंद्र झांसी था। वहाँ की रानी लक्ष्मीबाई ने विद्रोही सैनिकों के साथ मिलकर अंग्रेजी सरकार को कड़ी चुनौती दी। इनके राज्य को भी अंग्रेजी शासन ने छीन लिया था। फैजाबाद में मौलवी
अहमदुल्ला शाह ने लोगों की एक बड़ी फौज इकट्ठा कर ली थी और बेगम हजरत महल के लिए लड़े। बरेली में सिपाही बख्त खान ने भी एक सेना तैयार की एवं मुगल बादशाह की मदद के लिए दिल्ली पहुंच गया। विद्रोह के फैलने और अंग्रेजों की जगह जगह पराजय से लोग उत्साह में थे और लगातार सैनिकों का समर्थन कर रहे थे। उन्हें लगा कि भारत में अब विदेशी शासन का अंत हो जाएगा। अब तक लोगों को यह समझ आ रहा था कि उनकी परेशानियों का मुख्य कारण कहीं न कहीं यह विदेशी सरकार ही थी। तो आइए अब देखते हैं 1857 का विद्रोह और बिहार। आप बाबू कुंवर सिंह के नाम से जरूर परिचित होंगे। उनके जन्मदिन पर आपके विद्यालय में छुट्टी भी रहती है। अपने राज्य बिहार के आसपास के इलाके में 1857 में हुए विद्रोह के वे प्रमुख नेता थे, इसलिए आज तक हम उनको याद करते हैं। कुंवर सिंह आरा के पास स्थित जगदीशपुर के जमींदार थे, लेकिन उनकी जमींदारी अंग्रेजों ने छीन ली थी। विद्रोह की योजना बनाने में तो वे शामिल नहीं थे, लेकिन जैसे ही दानापुर छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया और आरा की ओर बढ़े, कुंवर सिंह अपने साथियों के साथ उनसे मिल गए और उनका नेतृत्व संभाल लिया। असल में इस बगावत के पहले से ही बिहार में वहाबी आंदोलन के रूप में अंग्रेजी सत्ता को चुनौती मिल रही थी। वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता पटना के दो प्रतिष्ठित मौलवी विलायत अली और इनायत अली थे। इन दोनों भाइयों ने अंग्रेजी सरकार का प्रत्येक स्तर पर विरोध किया था। पटना शहर एवं अन्य जगहों पर इनके समर्थकों की संख्या काफ़ी बड़ी थी, इसलिए जैसे ही अंग्रेजों की सैनिक बगावत की खबर मिली, वे पटना शहर को बचाने के लिए सक्रिय हो गए। वहाबी नेताओं को गिरफ्तार कर शहर में कठोर कानून लागू कर दिया गया। इसलिए संभवतः दानापुर के विद्रोही सैनिक पटना के नज़दीक होने के बावजूद यहाँ नहीं आकर आरा की तरफ चले गए। उस समय के तीन प्रमुख वहाबी नेताओं मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला एवं वायजुल हक को अंग्रेजों ने धोखे से गिरफ्तार कर लिया। लोगों ने इसका विरोध किया। इस विरोध के नेता पीर अली को अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर उनके सहयोगियों के साथ उन्हें फांसी दे दी। इस तरह की कठोर कार्रवाई से पटना विद्रोह से लगभग शांत रहा। तो आइए अब देखते हैं वहाबी आंदोलन। मुसलमानों के सामाजिक और धार्मिक स्थिति में बदलाव के लिए अरब में अब्दुल वहाब के द्वारा यह आंदोलन शुरू हुआ। उन्हीं के नाम पर इस आंदोलन का नाम वहाबी आंदोलन पड़ा। भारत में यह बरेली के सैयद अहमद द्वारा शुरू किया गया और पटना इसका बड़ा केंद्र था। यहाँ के एक परंपरागत धर्मनिष्ठ और विद्वान मुस्लिम परिवार के संरक्षण में यह आंदोलन काफ़ी प्रभावी हुआ। इसके दो प्रमुख नेता विलायत अली और इनायत अली सहोदर भाई थे। यद्यपि यह धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन था, लेकिन आगे चलकर इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी सरकार को भारत से समाप्त करना हो गया था। इसके लिए इन दोनों भाइयों ने सैनिक प्रयास भी किए थे। यह आंदोलन 1822 से 1868 ईस्वी तक सक्रिय रहा। कुंवर सिंह ने दानापुर सैनिक छावनी के सैनिकों के सहयोग से आरा शहर से अंग्रेजी नियंत्रण को समाप्त कर दिया एवं वहां कुछ दिनों के लिए अपनी सरकार भी चलाई। इनके विद्रोह का प्रभाव बिहार से सटे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों पर भी रहा। उन्होंने वहां बनारस, जौनपुर, आजमगढ़, बलिया इत्यादि क्षेत्रों की यात्रा की एवं अंग्रेजी सरकार को समाप्त करने के लिए जमींदारों व किसानों को प्रेरित किया। अंग्रेजी सरकार ने उस वक्त उनकी गिरफ्तारी के लिए 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। अंग्रेजी सरकार से संघर्ष के क्रम में ही घायल होने के कई दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। उनके निधन के बाद उनके भाई अमर सिंह के द्वारा छापामार युद्ध शैली से अंग्रेजी सरकार को काफ़ी परेशान किया गया। अंततः वे भी गिरफ्तार कर लिए गए, उन पर मुकदमा चलाया गया और इसी दौरान उनका निधन भी हो गया। आइए यहाँ देखते हैं आंखों देखा गदर। माझा प्रवास से इधर चारों ओर के फाटकों से गोरे अंदर आने लगे और निर्जन करना शुरू किया। 5 बरस से 80 बरस तक जो पुरुष दिखा उसे गोली या तलवार से मार दिया गया। शहर के एक भाग में आग लगा दी। उस समय शहर में ऐसा आतरनाद फैला जिसका अंत न था। भय से आतुर लोग बुद्धिहीन से इधर उधर भाग रहे थे। भागते भागते ही बहुत से गोलियां खाकर मुर्दे हो गए। कोई इस गली में लपका तो कोई घर के तय खाने में भागा। कोई दाढ़ी मूछें साफ कर स्त्री वेश धारण करके बैठ गया, कोई खेतों में जा छिपा। इस तरह अपने प्राण बचाने के लिए जिसको जो सूझा उसने वही किया। गोरे लोग घरों में घुसकर लोगों को मारने एवं उनके धन को लूटने लगे।
जो स्वेच्छा से अपना धन दे रहे थे उसे वे छोड़ दे रहे थे। यह था झांसी में अंग्रेजों के अत्याचार का विवरण। आइए अब देखते हैं विद्रोही क्या चाहते थे। आप यह सोच रहे होंगे कि विद्रोह में शामिल राजाओं और जमींदारों को इस बगावत से क्या फायदा होने वाला था। हमने पहले देखा कि वे सरकार से असंतुष्ट थे और इस विद्रोह के द्वारा अपना खोया हुआ शासन वापस चाहते थे। 25 अगस्त 1857 को विद्रोहियों द्वारा जारी किए गए एक घोषणा पत्र, जिसे आजमगढ़ घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, से हमें इस विद्रोह के उद्देश्य को समझने में मदद मिलती है। इस घोषणा पत्र में जमींदारों को यह कहा गया कि उनकी जमीन छीनी नहीं जाएगी और अपने क्षेत्र में उनका राज पहले जैसा बना रहेगा। व्यापारियों को सभी वस्तुओं के व्यापार की आज़ादी होगी। सरकारी नौकरी वाले भारतीयों से यह कहा गया कि उन्हें शासन में ऊंचा पद दिया जाएगा और उनके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। पंडितों एवं मौलवियों को धर्म की रक्षा करने के लिए साथ देने को कहा गया। बुनकरों एवं शिल्पकारों को भी सरकारी सहायता का भरोसा दिया गया। इस घोषणा पत्र से यह पता चलता है कि जो वर्ग अंग्रेजी सरकार की नीतियों से सबसे अधिक प्रभावित था, उन्हें बगावत की सफलता के बाद पहले की स्थिति में लाने का आश्वासन दिया गया था। विद्रोहियों ने बगावत के दौरान जिन थोड़े दिनों तक अलग अलग जगहों पर शासन किया, उसमें उन्होंने अंग्रेजों के पहले की मुगल कालीन व्यवस्था को ही अपनाया। आइए अब देखते हैं विद्रोह को दबा दिया गया। आप सोच रहे होंगे कि जब भारतीय विद्रोही अंग्रेजी राज को समाप्त करने पर तुले थे, अंग्रेजों को मार काटा जा रहा था, उनकी संपत्ति लूटी जा रही थी, तो अंग्रेज सरकार व सेना क्या कर रही थी? अपनी सरकार व अपने लोगों को बचाने के लिए उसने भी जरूर कुछ किया होगा। वे भारत से अपने शासन को ऐसे ही तो नहीं समाप्त होने देते। भारत पर अधिकार से अंग्रेजों को होने वाले लाभ के बारे में तो पहले ही आप जान चुके हैं। उन्हें दोबारा अपनी सरकार को भारत में स्थापित करने में 2 वर्ष लग गए। उन्होंने इंग्लैंड से और फौज मंगवाई। उन्होंने सबसे पहले दिल्ली को अपने अधिकार में लिया। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को उनके बेटों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बेटों को उनके सामने ही गोली मार दी गई तथा बादशाह को रंगून भेज दिया गया, जहां 1862 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद लखनऊ पर धावा बोल उसे अधिकार में लिया गया। बेगम हजरत महल गिरफ्तारी से बचने के लिए नेपाल चली गई। उसके बाद कानपुर को भी अंग्रेजों ने जीत लिया। नाना साहब भी नेपाल चले गए। झांसी की रानी युद्ध करते हुए शहीद हो गई। तात्या टोपे छुपकर आदिवासियों के सहयोग से अंग्रेजों के विरुद्ध छापामारी युद्ध चलाते रहे, लेकिन एक जमींदार के धोखे के कारण पकड़ लिए गए। उन्हें फांसी दे दी गई। कुंवर सिंह और अमर सिंह के साथ क्या हुआ, इसे आप पहले ही जान चुके हैं। आरा और आसपास के क्षेत्र पर नियंत्रण कायम कर लिया गया और उनके खानदानी घर को ध्वस्त कर दिया गया। विद्रोहियों को जल्द सजा देने के लिए कानून बनाया गया, जिसके अंतर्गत उन्हें फांसी के अलावा तोप के मुंह से बांधकर उड़ा देने जैसी सजा दी गई। भारतीय विद्रोहियों के पास अंग्रेजों के एकजुट हमलों का कोई बचाव नहीं था। उनके पास उतना धन भी नहीं था। जमींदार जो नेतृत्व कर रहे थे, वे तो पहले ही बर्बाद हो चुके थे। वे कहां से मदद करते? अंग्रेज सैनिकों की अपेक्षा उनके पास हथियार भी कम और कमजोर थे। जो हथियार और गोला बारूद एवं कारतूस सैनिकों ने लूटे थे, वे समाप्त हो चुके थे। उसे बनाने या प्राप्त करने का दोबारा साधन नहीं था। अतः भारतीय अब परंपरागत हथियार तलवार अथवा भाला से लड़ने लगे। आप सोचकर देखें, कहाँ बंदूक और कहाँ तलवार बंदूक के जीत तो होनी ही थी। जैसे जैसे लोगों ने अपने नेताओं की हार के बारे में जाना, उन्होंने भी अपने को उनसे अलग कर लिया। भारतीय लोग अनायास ही इस विद्रोह का हिस्सा बन गए थे। उनके पास पहले से कोई योजना नहीं थी। जो भी हो रहा था बगावत के समय ही। दूसरी बात यह थी कि यह विद्रोह पूरे भारत में नहीं फैला। दक्षिणी और पश्चिमी भारत इससे अछूता रहा। इसके अतिरिक्त सभी भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों का विरोध भी नहीं किया। इन्हीं सब वजहों से भारत में अंग्रेज एक बार फिर से अपनी सत्ता को स्थापित कर पाने में कामयाब रहे। तो आइए अब देखते हैं विद्रोह के बाद का वर्ष। विद्रोह के दमन के बाद भारत में अंग्रेजी शासन के ढांचे एवं स्वरूप में काफी परिवर्तन किया गया। 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कानून पास करते हुए भारत पर से ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर सीधे ब्रिटेन की सरकार के शासन को स्थापित किया।
भारत का प्रमुख प्रशासक ब्रिटिश सरकार के एक मंत्री को बनाया गया। इसे भारत सचिव कहा गया। भारत के सभी शासकों को भरोसा दिया गया कि भविष्य में उनके राज्य को उनसे छीना नहीं जाएगा। सैनिक ढांचे में बदलाव करते हुए यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ाई गई। उनका अनुपात अब 2:5 हो गया, यानी प्रत्येक 5 भारतीय सैनिकों पर 2 गोरे सिपाहियों को लगाया गया। यह भी तय किया गया कि अवध, बिहार, मध्य भारत एवं दक्षिण भारत से सिपाहियों की भर्ती करने की जगह गोरखा, सिख और पठानों को ज़्यादा संख्या में भर्ती किया जाएगा। इन 3 समूहों के सैनिकों ने विद्रोह को दबाने में कंपनी को काफ़ी सहयोग दिया था। इसी वक्त उन्होंने यह भी तय किया कि भारतीयों की धार्मिक एवं सामाजिक जीवन में छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। इस प्रकार बगावत के बाद भारतीय शासन के स्वरूप में जो बदलाव हुआ, उसके परिणाम काफ़ी दूरगामी सिद्ध हुए। भारत के राजनीतिक क्षेत्र में इसके बाद बदलाव की शुरुआत हुई, जिसे आप आगे के पाठों में पढ़ेंगे। तो आइए अंत में देखते हैं हमने क्या सीखा। पहला, 1857 का विद्रोह मेरठ से आरंभ हुआ। दूसरा, मंगल पांडे बैरकपुर छावनी के युवा सिपाही थे। तीसरा, झांसी में विद्रोह का नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने किया। चौथा, कुंवर सिंह जगदीशपुर के जमींदार थे। पांचवा, निम्नलिखित के जोड़े बनाए। जगदीशपुर कुंवर सिंह से संबंधित है। कानपुर नाना साहब से संबंधित है। दिल्ली बहादुर शाह जफर से संबंधित है। लखनऊ बेगम हजरत महल से संबंधित है। मांझा प्रवास विष्णु भट्ट गोडसे से संबंधित है। छठा, वहाबी आंदोलन का नेतृत्व विलायत अली ने बिहार में किया था। सातवां, वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे मोहम्मद हुसैन, अब्दुल्ला एवं वाइजुल हक। आठवां, 1858 ईस्वी में ब्रिटिश संसद ने कानून पास कर भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को समाप्त कर अपने अधीन में ले लिया। तो आप सबको हमारा प्रयास कैसा लगा हमें जरूर कमेंट कर बताएं। हमारे इस चैनल पांडे सर की क्लास को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दूसरों के साथ इसे शेयर करें और हाँ, लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल है। धन्यवाद। थैंक यू।